हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैं बताऊँगी, ये हिंदी में पूरा है। ये कब से कब तक था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक था। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखिए मैं बताऊंगी, इसके परिणाम में बहुत दूसरी वीडियो जब बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये मेन टॉपिक है। तो इस वजह से इसके जो कॉसेज हैं मैं इसको बाद में, जो इसके क्या नाम इफेक्ट हुए थे सब कुछ मैं इसको बाद में बताऊँगी। अभी तो आज इसके क्या कारण है ये मैं बता रही हूँ। तो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम युद्ध रहा। ये कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध रहा और यह युद्ध बड़ा भीषण और भयंकर था। 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक विभिन्न स्थानों और समयों पर हुए युद्ध के संपूर्ण संघर्ष से प्रभावित हुआ। इस युद्ध के कारण निम्नलिखित है। तो पहला देखिए कारण इसका जो था वो है उग्र राष्ट्रीयता। इस युद्ध के आधारभूत कारणों से राष्ट्रीयता की उग्र भावना थी। राष्ट्रों ने अपने प्रगति के लिए अन्य राष्ट्रों के हितों, स्वार्थों और इच्छाओं के तनिक भी ध्यान न रखते हुए अपनी प्रगति की एक विशेष प्रयत्न करने का आरंभ किया। उसने सैनिक और जो उसके जो सैनिक, व्यापारिक और उपनिवेशिक स्पर्धा का जन्म हुआ। यहाँ पर इतनी भीषण किसी का भी कोई ध्यान ना रखते हुए उन्होंने बस अपने हित के लिए ये युद्ध आरंभ कर दिया था, जिससे क्या नाम है उसमें सैनिक, व्यापारिक और जो उपनिवेशिक थे स्पर्धा का इसमें जन्म हो गया था। और प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के प्राप्ति के लिए विरोध के गुट में सम्मिलित हो गए थे। अपनी हित के लिए सब कुछ हर राष्ट्र अपनी हित के लिए इसमें गुटों में सम्मिलित होने लगे थे। और देखिए उसका दूसरा पॉइंट क्या था? तो बिस्मार्क की नीति, जो बिस्मार्क थी उसकी नीति क्या थी? तो देखिए बिस्मार्क ने जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत कर दिया। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति दृढ़ एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करके, तो बिस्मार्क ने उसको जो था उसको पराजित करने के बाद उसने अल्सास और लॉरेंस प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कौन? बिस्मार्क ने। फ्रांस अपना बदला लेना चाहता था तथा अपना खोया हुआ प्रदेश वापस लेना चाहता था। फ्रांस को असहाय बनाने के जो उद्देश्य में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली से संधि करके ट्रिपल अलायंस का निर्माण किया और रूस से पुनर्शासन संधि स्थापित की और इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की स्थिति अधिक दृढ़ हो गई थी। ठीक है। और फ्रांस जो था जर्मनी का कट्टर शत्रु बन गया था। फ्रांस जो था जर्मनी का कट्टर शत्रु बन गया था। तो इस वजह से देखिए बिस्मार्क की संधि जो है क्या नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और देखिए जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड उसकी हेडिंग है कि वो क्या इंपॉर्टेंट है, तो रूस और फ्रांस की संधि हुई है। तो देखिए बिस्मार्क ने जर्मन चांसलर पद के पृथक होने के उपरांत सम्राट विलियम द्वितीय ने रूस के साथ बिस्मार्क द्वारा स्थापित पुनर्शासन संधि की पुनरावृत्ति को जर्मन के लिए हित का नहीं समझा। ठीक है। और उसने जर्मन की हित के लिए ऑस्ट्रिया को मित्र बनाए रखने के लिए उचित समझा। जो क्या नाम है उसने जर्मन की हित के लिए ऑस्ट्रियता को मित्र बनाए रखने के लिए उचित समझा। इसी कारण 1900 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा संपन्न जर्मन रूस संधि का अंत हो गया था। ठीक है। इसी कारण जो ये ऑस्ट्रियता के मित्र बनाए रखने को उचित समझ रहा था। इसी वजह से 1900 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा जो संपन्न जर्मन का रूस संधि का जो संधि हुई थी उसका अंत हो गया था। अब रूस एकाकीपन अनुभव करने लगा और उसे किसी मित्र देशों की आवश्यकता हुई
किसी भी मित्र देश की आवश्यकता हुई थी तो उसने फ्रांस से मित्रता करने का निश्चय किया। वो सोचा कि किसी भी एक कोई भी एक है जो मित्र मेरा देश जो है बन जाए, तो उसने फ्रांस से मित्रता करने का निश्चय किया। इस समय फ्रांस भी यूरोप के एक मित्र की खोज में था। यद्यपि दोनों देशों में बहुत ही विभिन्नताएं थीं तथा रूस का जार फ्रांस के गणतंत्र को घृणा की दृष्टि से देखता था, तथापि परिस्थितियों से बाध्य होकर 1893 ईस्वी में दोनों देशों की एक संधि हो गई थी। देखिए यहाँ पे 1900 ईस्वी में जो ये पहले की बात हो रही है, तो कहीं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये 1900 है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1893 है। तो यहाँ पे उसके पहले की जो बात उसने करी है कि ऑस्ट्रिया के जो मित्रता थी, तो 1900 ईस्वी में बिस्मार्क और जर्मन की जर्मन के साथ जो संधि थी वो समाप्त हो गई थी। लेकिन उससे पहले की बात बता रहे हैं कि वो जब मित्रता स्थापित की थी उसने, तो 1893 ईस्वी में दोनों देशों के साथ संधि हुई थी। इसी संधि ने फ्रांस और रूस के एकाकीपन का अंत किया और जर्मन के विरुद्ध एक गुट का तैयार कर दिया था। तो देखिए जो रूस थी फ्रांस के साथ संधि करने के बाद, क्योंकि जो बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था, उसने विलियम द्वितीय के साथ जो बिस्मार्क के साथ संधि स्थापित की थी वो तो उसके अगेंस्ट हो गई थी। इस वजह से रूस और फ्रांस ने मिलकर जो जर्मन के विरुद्ध एक गुट तैयार कर दिया था। तो देखिए ये हो गई रूस और फ्रांस के साथ जो संधि हुई थी वो। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने जो बताया ये सब जो है मैंने सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थी उसी को मैंने डिस्कस की है। ऐसे तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी देखिए चलते हैं, चौथी जो पॉइंट है उसकी क्या है, तो देखिए फ्रांस और इंग्लैंड की जो संधि हुई थी, तो फ्रांस और इंग्लैंड के औपनिवेशिक विषयों में एक दूसरे के विरोधी थे। जो फ्रांस और इंग्लैंड जो थे औपनिवेशिक विषयों में एक दूसरे के विरोधी थे, परंतु जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के जुगुट से आंतरिक होकर दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। फलतः 1904 ईस्वी में दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। किसमें? ऑस्ट्रिया जो इटली के गुट में जो आंकित थे, तो वे देखिए एक दूसरे के ओर आकर्षित होने लगे। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड जो थे। तो अंत में क्या होता है कि ये 1904 ईस्वी में दोनों के मध्य एक समझौता हुआ रहता है। तो फ्रांस के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1937 ईस्वी में रूस भी इस समझौते में सम्मिलित हो गया था। यानी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ कौन? रूस भी सम्मिलित हो गया था। इससे पहले तो फ्रांस और रूस तो थे ही, इंग्लैंड भी था। तो फ्रांस जब इंग्लैंड के साथ मिलने लगा तो रूस भी आके इसमें मिल गया था। इस प्रकार 1907 ईस्वी तक यूरोप में दो गुटों के विभक्त हो गया था, और जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक और थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक और थे, और फ्रांस, रूस, इंग्लैंड दूसरी ओर थे। यानी उन लोगों के दो गुटों में जो सम्मिलित हो गया था, तो कौन था? तीन। देखिए एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक तरफ थे, और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड क्या ये सब तब एक तरफ थे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसकी है जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं। यानी जर्मन के जो सम्राट विलियम द्वितीय था उसका क्या योगदान रहा ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो ये देखिए जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय जर्मनी को विश्व की श्रेष्ठतम शक्ति बनाना चाहता था। किसका? जर्मनी को। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अन्य राज्यों के समान जर्मनी के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। यानी जो उसकी इसका जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति करने के लिए अन्य राज्यों के समान जर्मनी के लिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। परंतु जिन प्रदेशों में वह अपना साम्राज्य विस्तृत करना चाहता था उसमें इंग्लैंड तथा फ्रांस अपने साम्राज्य को स्थापित कर चुके थे। यही देखिए उन लोग का जर्मन का जो विलियम द्वितीय जो सम्राट थे उनको यहाँ पे परेशानी होने लगी, क्योंकि जब वो जर्मन के अगेंस्ट थे फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, तो यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस जो थे तो उन्होंने पहले से ही स्थापित कर चुके थे, अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित कर लिए थे। इसलिए उसने इस कार्य में विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब वहाँ ये अकेला भी वक्त था जो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था।
और यहाँ पर दो लोग जो इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो कर चुके थे, जो कि इसको करना बहुत ही मुश्किल था, तो इसलिए यह असफलता उसको मिली, यह सफल नहीं हो पाया था। और फिर भी जर्मन जो थे साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्न मतलब उसको वो अपना जारी रखा रहा, उसको मतलब जारी रखा रहा इस कार्य को करने तो जारी रखा था। तो विलियम द्वितीय ने एक विशाल जहाजी बेड़े की योजना बनाई। तो जब वहाँ पे वो उसका साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया तो वो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। तो वो क्या किया था, विशाल जहाजी बेड़े की योजना बनाई थी और जहाजी बेड़े के लिए कील नहर का अधिक गहरा करवा दिया और जर्मनी युद्ध जो मतलब पोतों का निर्माण करवाया। और इंग्लैंड ने जर्मन सम्राट से कई बार कहा कि यह युद्ध पोतों का निर्माण कार्य बंद करे। यानी इंग्लैंड ने जर्मन सम्राट से कई बार कहा कि ये जो युद्ध के जो पोतों का निर्माण कर रहे हैं उसको समाप्त करें, परंतु जर्मन सम्राट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब इस बात को उसने इग्नोर करता रहा। तो लास्ट में फलतः जो मतलब इसको बाध्य होकर इंग्लैंड ने फ्रांस और रूस के साथ मित्र संबंध स्थापित कर लिए। यानी पूरी तरह से जब ये नहीं मान रहा था तो ये तीनों लोग एक गुट बनाकर उसको मतलब इस बात को समझाना चाहते थे। तो खैर ये देखिए उसके बाद ये तीनों एक साथ थे। अभी तक जर्मनी सिर्फ अपने विस्तार के लिए परेशान हो रहा था। तो जर्मन और पूर्वी समस्या मतलब जर्मन इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन और पूर्वी समस्या जो थी, तो आपने साम्राज्य की विस्तार करने में जो सब ओर से निराश होकर जर्मनी ने एक सम्राट विलियम द्वितीय ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। मतलब हर तरफ से जब ये हारने लगा, उसका साम्राज्य विस्तार नहीं हो पा रहा था, तो अब विलियम द्वितीय ने एक दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की कि वो अपना ध्यान जो मतलब पूर्वी की ओर लगाने लगा। उसने टर्की से मित्रता की, वहाँ उसने प्रभाव का विस्तार करना आरंभ किया। उसने बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया के हितों का समर्थन किया और रूस के हितों पर एक बाल्कन राज्यों की राष्ट्रीयता की भावना का विरोध करना आरंभ कर दिया। यानी रूस के मतलब जो है उसके विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना का विरोध करना आरंभ कर दिया। और उसने टर्की सुल्तान से बर्लिन बगदाद रेलवे मार्ग के निर्माण की अनुमति मांगी। टर्की से जर्मनी ने टर्की जो सुल्तान थे उससे देखिए याद रखिएगा बर्लिन बगदाद रेलवे मार्ग की निर्माण की अनुमति मांगी थी। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रिया तथा उसके प्रभाव क्षेत्र से प्रवेशों से होकर जाती थी। यानी ऑस्ट्रिया के मतलब प्रदेशों से गुजर कर जाती थी। इसी कारण जर्मनी सदैव ऑस्ट्रियता से मित्रता करने का इच्छुक थे। मतलब जर्मनी जब जर्मन वाले ने जब वो रेलवे वहाँ लगा दी थी तो इसी वजह से ऑस्ट्रिया थी उससे मित्रता करने के लिए इच्छुक थी। इस रेलवे मार्ग का निर्माण के यूरोप के अन्य राष्ट्रों के विरोध किया और इससे इंग्लैंड के जो भारतीय साम्राज्य थे उसके लिए भी भय उत्पन्न होने लगा था। क्योंकि इस टाइम देखिए यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से इंग्लैंड की भी समाप्ति होने वाली थी और इंग्लैंड की जो भारत में इंग्लैंड की समाप्ति होने वाली थी बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि 1914 ईस्वी में है। तो इस टाइम उन्होंने इंग्लैंड ने भारतवासियों को ये मतलब तय करवाया था कि आप लोग अगर मेरा साथ देंगे इसमें तो मैं आप लोगों की यहाँ से आप लोग को आज़ाद कर दूंगा। तो इस वजह से यहाँ की जो इंग्लैंड की जो भारतीय साम्राज्य के लिए उसमें भी भय उत्पन्न हो गया था। तो देखिए युद्ध के जो तात्कालिक कारण थे, ये लास्ट पॉइंट है कि युद्ध के जो तात्कालिक कारण थे, देखिए 18 जून 1914 ईस्वी में बेल्जिया की राजधानी सेराजेवो ने जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस की एक सर्व क्रांतिकारी फैलकर ने हत्या कर दी थी। इस समाचार को जानकर ऑस्ट्रिया निवासियों ने बड़ा शोक उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस हत्या के लिए सर्बिया को उत्तरदायी बताया, यानी कि उसका कारण सर्बिया वाले ही हैं। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके सम्मुख 12
कड़ी शर्तें रखी। यद्यपि ये शर्तें अत्यधिक कड़ी थीं, तथापि सर्बिया ने उसने 9 शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। शेष 3 शर्तें के लिए उसने ऑस्ट्रिया का आश्वासन दिया। उसने ऑस्ट्रिया से प्रार्थना की कि यदि वह शेष 3 शर्तें के लिए अपनी ऑस्ट्रिया को आश्वासन दिया। उसने राष्ट्रीयता से प्रार्थना की कि यदि वह उनके उत्तर के संतुष्ट नहीं है तो वह प्रश्न को हेग न्यायालय और बड़े राष्ट्रों में सम्मेलन में रखें। तो इसलिए जिसका निर्माण सर्बिया को मान्य होगा, और ऑस्ट्रिया सर्बिया को कुचल देना चाहता था, मतलब ऑस्ट्रिया जो था सर्बिया को कुचल देना चाहता था, इसलिए उसने उसकी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दिया। और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को उसने सर्बिया के विरुद्ध की घोषणा कर दी और संपूर्ण विश्व के लिए यहाँ एक महान विनाशकारी महायुद्ध प्रारंभ हो गया था। तो इस वजह से देखिए 18 जून को यहाँ आरंभ हो गया था। तो यह युद्ध यहाँ से आरंभ होते हुए उसके बाद 1918 ईस्वी तक में, यानी 4 साल माना जाए तो ये युद्ध चला था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और उसको शेयर भी करते रहें, ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि नॉलेज जितनी बांटी जाती है फिर उतनी ही बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो इसके जो क्या नाम है प्रभाव, इसकी क्या मतलब पड़ा, इसके कारण तो मैं बता दी, इसका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में मैं लेकर आऊँगी। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।